नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम अपनी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा फॉर्मेट रहेगा कि 4-5 क्वेश्चन हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। फिर जिस तरीके से हम पढ़ते थे उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दिया हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे PMDDKY बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के लिए 2025-26 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि हेतु 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय स्वीकृत किया गया है। ये बजट की बात कर रहे हैं, यानी कि बजट जो 2025-26 से केंद्रीय बजट शुरू होने वाला है। क्या ये तथ्य सही दिया हुआ है? इस पर आपको विचार करना है। दूसरा तथ्य दिया हुआ है, यह 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को कृषि सहायता के लिए एक एकीकृत ढांचे में समाहित करती है। इस पर विचार करिए, क्या ये सही दिया हुआ है? तीसरा है, PMDDKY के तहत जिलों का चयन भौगोलिक आकार और जनसंख्या घनत्व के आधार पर किया जाएगा। और चौथा है, नीति आयोग जिला स्तरीय कृषि योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शक और समीक्षाकर्ता की भूमिका निभाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? हमने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, अब आपको विचार करना है कि इसमें से कौन कौन से सही है। तो देखिए, जो बजट आपका जो प्रस्तुत किया गया 2025 और 26 के लिए, ठीक है, तो उसमें 6 वर्षों की अवधि के लिए, यानी ये जो योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी जो कार्यकाल इसका रहेगा वो 6 वर्षों के रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए 24,000 रुपये का आवंटन किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाला तथ्य हमारा ठीक है। आगे देखते हैं, ये दिया हुआ जैसे दूसरा है कि 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को कृषि सहायता के लिए एकीकृत ढांचे में समाहित करती हैं। ये भी तथ्य हमारा क्या है? सही है। लेकिन जो तीसरा तथ्य दिया गया है कि इसके तहत जिलों का चयन जो है वो भौगोलिक आकार और जनसंख्या घनत्व के आधार पर, नहीं, ये गलत है। इसका जो आधार होगा वो आधार क्या होगा? इसका जो आधार होगा चयन करने का, वह होगा आपका कम उत्पादकता, यानी ऐसे ज़िले जहाँ पर उत्पादन कम होता है, कम फसल सघनता है और कम ऋण वितरण है, यानी वहाँ पर संसाधन की कमी है, उन ज़िलों का चयन किया जाएगा। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि संतुलित करने के लिए प्रत्येक राज्य से कम एक ज़िले का चयन जरूर किया जाएगा इस योजना के तहत, यानी प्रत्येक राज्य से एक ज़िला जरूर चयनित किया जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट वाला सही है, सेकंड सही है, और थर्ड वाला क्या है? गलत ऑप्शन है, और फोर्थ बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि नीति आयोग जिला स्तरीय, ये तथ्य हमारा बिल्कुल सही है। ये वाला आपका फोर्थ नंबर कि नीति आयोग जिला स्तरीय, नीति आयोग क्या है कि जिला स्तरीय कृषि योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शक और समीक्षाकर्ता की भूमिका निभाएगा। ये वाला तथ्य आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम है। आपको इसको दिए गए हैं 4, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है। जैसे पहला लिखा हुआ न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ठीक है, तो मैं बता दूं, साथ में इसका आंसर हम देते चल रहे हैं। ये आपका आया था KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में। ये कब आया था? 2017 में आया था। ठीक है। और ये निर्णय क्या था? इसमें 9 जजों की बेंचों ने निर्णय दिया था। 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, संवैधानिक बेंच थी ये। ठीक है। और इसमें बताया गया था कि जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का जो अधिकार है ये एक मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। निजता का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है। और ये आर्टिकल 21 के तहत,
यानी अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये वो वाला केस है आपका KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें क्या था, ये आपका था 1979 का केस है। ये कब का है, ये है हमारा 1979 का केस है। और इस केस में क्या हुआ था बता रहा हूँ इसको, दूसरे वाले का है। इस केस में हुआ था कि त्वरित सुनवाई का केस था। ये क्या था, त्वरित सुनवाई का केस था। ठीक है, त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार यानी कि तुरंत सुनवाई की जाए, ये भी हमारा अधिकार है और ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको भी उसी में लिया गया था, कैदियों के अधिकार से संबंधित था। ये कैदियों के अधिकार से संबंधित था। ये आपका कैदियों के अधिकार से संबंधित था, त्वरित सुनवाई का अधिकार। इसमें क्या हुआ था कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली थी हमारी, आपराधिक न्याय प्रणाली, उसमें मानवीय दृष्टिकोण उभर करके सामने आया था। मानवीय दृष्टिकोण उभर करके सामने आया था। तो ये दूसरा वाला केस ये है आपका हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का केस था। तीसरा केस है फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो ये आया था आपका 2019 में। ये कब आया था, ये केस आया था 2019 में। इसमें क्या हुआ था कि जो इंटरनेट तक पहुंच है, इंटरनेट तक पहुंच, इसमें तीसरे वाला जो केस है आपका, इसमें था 2019 में ये केस आया था आपका इंटरनेट तक पहुंच, इंटरनेट तक पहुंच, इंटरनेट तक पहुंच। ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। ये इसी केस में निकल करके आया है कि ये इंटरनेट तक पहुंच हमारा मूल अधिकार है। और ये अनुच्छेद 21 के तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत फहीमा शिरीन बनाम केरल में ये निकल करके आया 2019 में कि इंटरनेट तक जो पहुंच है वो भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। चौथा है अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ। ये जो मामला था ये 2023 का मामला है, ये 2023 का मामला है। और इसमें क्या हुआ था, बनरवाल बनाम भारत संघ वाले में, तो जो बनरवाल है आपका, बरनवाल, ये वाला जो केस था, इसमें ये निकल के आया था हमारा कि जो भारत का निर्वाचन आयोग का मुद्दा था, ये ध्यान रखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग का मुद्दा था ये। ठीक है, निर्वाचन आयोग का मुद्दा था इसमें। तो ये आपके ये हो गए। देखिए, न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला 2017 में निकल करके आया। इसमें ये बताया गया कि निजता का अधिकार जो है वो क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य जो 1979 था, इसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार। ठीक है, और जो कैदी थे उनके प्रति जो मानवीय दृष्टिकोण था वो उभर करके आया था 1979 में। ये वो वाला केस है। अगला है फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य जो 2019 में निकल करके आया था। इसमें बताया गया इंटरनेट तक जो पहुंच है वो हमारा आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य 2019। और अनूप बरनवाल में भारत संघ जो ये केस था, इसमें ये निकल के आया 2023 का है ये केस, 2023 का केस है। इसमें ये निकल करके आया कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित मामला था, उसके जो हम नियुक्ति देते हैं किस प्रकार से हो, ये वो वाला मामला था। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे पहले कौन सा आया आपका 2 नंबर का हुसैनारा वाला, 2 नंबर के बाद कौन सा आएगा आपका 2017 में आया है पहला, फिर 2019 यानी कि तीसरा वाला केस, और फिर फोर्थ, यानी ये वाला ऑर्डर हमारा सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर।
प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एक फैक्ट के रूप में है, ये जान लीजिए। तीसरा वाला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हैं हमारी एनालेना बेयरबॉक। कौन है? एनालेना बेयरबॉक। ये कहाँ की पूर्व विदेश मंत्री हैं? जर्मनी की हैं, और इनको 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले 4th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया और एक को कारण बताया गया है। जैसे पहला कथन क्या है कि मखाना की खेती, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पटना में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये बात तो सही है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई, लेकिन ये जो पटना वाला है ये गलत है, क्योंकि पटना में नहीं, ये पूर्णिया में की गई थी। ठीक है, पूर्णिया में की गई थी। अगर कारण क्या दिया हुआ है कि बिहार भारत के 85% से अधिक मखाना का उत्पादन करता है। ये बात सही है, क्योंकि 90% से ज़्यादा करता है, तो 85% से तो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया है, ये देखो, बिहार के पूर्णिया में मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया था, बिहार के पूर्णिया में। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखो लिखा है बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एक फैक्ट के रूप में लिखा हुआ है। ये 5 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP30 है, ये 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित होने वाला है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, COP30 का आयोजन कौन से देश में होने वाला है, तो ब्राज़ील, और उसका शहर है बेलेम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। क्या है? पहला तथ्य लिखा हुआ है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी के सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बात सही है। ठीक है, और ये इसमें पिछले 4 साल का ट्रेंड देखा जाता है, यानी 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन जिसका होता है उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये 2021 में ये नाम रखा गया। इसके पहले इसका नाम क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया। नहीं, ये गलत है तथ्य, ये गलत हो गया, क्योंकि 2023 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया था। अगर 2 खिलाड़ियों की बात करें तो ये 2023 में दिया गया था, और 24 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। अभी नीचे चारों के नाम हम बता रहे हैं। आगे दिया हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रशिक्षकों, सही बात है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये बात सही है। तो ये वाला तथ्य सही है। तो लिखा उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन फर्स्ट सही है और कथन थर्ड सही है। ये 2 सही है और दूसरा वाला गलत है। देखिए, जो 4 लोगों को अब की बार दिया गया, 2023 में दिया गया था 2 खिलाड़ियों को, और 2024 में दिया गया है 4 खिलाड़ियों को। तो 24 वाले के नाम देख लेते हैं, और 2023 वाला हमने पहले बताया है, उसको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताइए कौन कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जिनको 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2023 में नहीं, 23 का, ये जरूर लगा दिएगा, 2023 का, क्योंकि घोषणा पहले हो जाती है और प्रदान बाद में किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं 2024 के 4 लोग कौन से हैं। सबसे पहले हैं ये आपके डी गुकेश, जो कि शतरंज से हैं ना। दूसरे कौन हैं? हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से हैं। तीसरी कौन है? मनु भाकर, जो निशानेबाजी से हैं। और चौथे कौन है? प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं। इनके बारे में याद रखिएगा कि पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रवीण कुमार को दिया गया। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर, जो कि निशानेबाजी हैं, और हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं,
पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने के लिए। और डी गुकेश विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बनने के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 6। आगे देखते हैं। अगला आपका है, बढ़ चलते हैं हम अपने रिटर्न वाले पे। यहाँ से देखते हैं, ये भाग 2 नहीं है, हमारा भाग 3 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये हैंड रिटन से पढ़ा देते हैं, थोड़ी देर बता देते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो पहला है मानव विकास सूचकांक। चलिए इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।